हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ InDepth CVT, जहाँ पे आज हम PYQ सीरीज़ में अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंथ वाइज ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसकी इवन वेटेज भी कम ही है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं मेनली। तो चलिए इसको चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऑल्दो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, EMI एंड इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन सभी चैप्टर्स को हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और ऑल्सो द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर ये आता है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे हमें एक सर्किट गिवन है और चार्ज हमें माइक्रो कूलम्स में गिवन है। हमसे सारे पूछा गया है कि 5 माइक्रो फैरड के ऊपर आप बताइए, जो कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 5 माइक्रो फैरड, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा मेरे को माइक्रो कूलम में बताना है। मैं आपको एक बात बता दूँ, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर पे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं वो सर्किट बेस्ड होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जो रेजिस्टेंस बेस्ड पे जो सर्किट वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं और वो मेनली करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे बेस्ड एग्जामिनर आपसे नहीं पूछता। जो सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से भी बनते हैं, तो मोस्टली एग्जामिनर कैपेसिटेंस वाले चैप्टर को टारगेट करता है जब भी इसको सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक बेसिक फार्मूलाज को रिकॉल करता हूँ। मुझे पता है क्या इज इक्वल्स टू CV, राइट, जहाँ पे क्या मेरा क्या है, चार्ज है, एंड C मेरा कैपेसिटेंस है, एंड V मेरा वोल्टेज है। अब मुझे एक बात पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, ये चीज़ मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आ चुका हूँ ऑल दो। और सीरीज़ में मुझे पता है कि मेरा करंट सेम रहेगा, सेम बोल लो या फिर कांस्टेंट बोल लो, कुछ भी। अब करंट क्या होता है, व्हाट इज़ करंट? दैट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सीरीज़ में मेरा करंट के साथ साथ, जस्ट वेट अ सेकेंड, दैट सीरीज़ में करंट के साथ साथ मेरा चार्ज भी सेम रहने वाला है, राइट। तो बस इसी कंसेप्ट को मैं यूज़ करने वाला हूँ जब भी मेरे को सीरीज़ और पैरेलल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जो यहाँ पे 5 माइक्रो फैरड वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके ऊपर मुझसे चार्ज पूछा गया है। अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, इन दो पॉइंट्स के बीच में मुझे पोटेंशियल गिवन है, दैट इज 6 वोल्ट्स। तो अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट्स है, दैट मीन्स इन दो पॉइंट्स के बीच का भी जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दैट विल बी 6 वोल्ट्स। तो मैं सर्किट को कुछ इस तरीके से रीड्रॉ कर लेता हूँ। This is 6 volts, this is 2 microfarad, and this will be 5 microfarad, and this is 3 microfarad। और मुझे पता है जब भी मेरे कैपेसिटर सीरीज़ में लगे होते हैं, सारी पैरेलल लगे होते हैं, तो मैं उनको डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, दैट विल बिकम 7 माइक्रोफैरड। अब ध्यान से देखिएगा, अब मेरे एक 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम कैपेसिटर, सॉरी 3 माइक्रोफैरड और 7 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं, और मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसको मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। और नाउ आई नो दैट Q इज इक्वल्स टू CV। चार्ज मेरा सीरीज़ में क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा दैट विल बी इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस। मतलब 3:7 रेशो में ही मेरा क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। और जैसे ही मेरा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, मुझे इस सर्किट में क्या पता लग जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा। और जैसे ही मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा, आई विल यूज़ द फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV। और Q यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, जहाँ पे मेरे को कैपेसिटेंस जो है वो 5 ऑलरेडी गिवन है, और पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे मेरा बाय द रेशियो मेथड कितना आ रहा है, दैट इज़ 9/5। दैट मीन्स मेरा चार्ज इस पे कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफैरड के ऊपर 9 कूलम। इजी क्वेश्चन। जस्ट आपको दो कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम और सीरीज में करंट सेम, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको एक स्लैब के बारे में बोला गया जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल इतनी थिक है,
और उसके बीच में आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इसको इंट्रोड्यूस कराएगा, जो कि जिनका डिस्टेंस अगर हम 3.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर तक इंक्रीज़ करते हैं तो कैपेसिटी का यहाँ पे मतलब कैपेसिटेंस ही है, उतना रिस्टोर करने के लिए कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं इंट्रोड्यूस करूँ। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि जितनी मुझे शिफ्ट चाहिए उसको मैं थिकनेस बाय थिकनेस अपॉन के के साथ इक्वेट कर दूँ। दिस इज़ माई मेन फार्मूला जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब मुझे पता है कि मैंने शिफ्ट कितने का करा, मतलब इंक्रीमेंट कितने का करा, दैट इज 7/2 इंटू 10⁻5 और थिकनेस मेरे पास कितनी है, दैट इज़ 4.10⁻5। टी को मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, 1 - 1/k। के मुझे यहाँ पर निकालना है, तो इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। हाँ राइट, तो यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद 7/8 विल बिकम 1 - 1/k, जहाँ पर 1/k मेरा कितना आ रहा है, दैट इज़ 1/8, मीन्स के की वैल्यू कितनी आनी है, 8। इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली आपके फॉर्मूला पर बेस्ड है। आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कितना होना चाहिए स्लैब का, कितने शिफ्ट पे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वेयर अप्लायंसेस नीड रैपिड। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो कैपेसिटर्स होते हैं वो चार्ज स्टोर करने के लिए काम आते हैं। अब चार्ज स्टोर का मतलब क्या हुआ कि आपने देखा होगा लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, इनके ऊपर ऐसे हम चार्ज शो करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जस्ट चार्ज को स्टोर करने के लिए आप कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। अब नाउ आई नो दैट करंट क्या होता है, दैट इज़ dq/dt। अब जो चार्ज मैंने स्टोर करा है अगर उसी का मैं एक फ्लो करवा दूँ सो दैट विल बिकम करंट। सो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि जहाँ पर मुझे रैपिड करंट चाहिए होगा वहाँ पर मैं कैपेसिटर का यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि इस कैपेसिटर के पास क्या है, चार्ज स्टोर है, और इसी चार्ज को मैं जैसे ही फ्लो करवाऊँगा तो वो एज अ मेरे को करंट सोर्स प्रोवाइड कर देगा, मतलब मेरे को एज अ करंट मिल जाएगा। दैट वॉज द होल बेस ऑफ दिस क्वेश्चन। ईजी क्वेश्चन, जस्ट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि चार्ज को स्टोर करता है, ईजी। नेक्स्ट इज इन अ रीजन ऑफ अ कांस्टेंट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपसे पूछा गया है। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू -du/dr। अब ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड वाले चैप्टर में, जहाँ पर मैंने आपको माइनस का सिग्निफिकेंस भी बताया था कि ये क्यों आता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एक चीज़ दे रखी है, दैट इज़ अ कांस्टेंट पोटेंशियल, मतलब मेरा जो यू है, या फिर इसको मैं ज़्यादा बेटरली वी से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर वी मेरा कांस्टेंट है और मुझे पता है मैं किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का अगर डेरिवेटिव लेता हूँ सो दैट विल कम्स टू बी ज़ीरो। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या आने वाली है, ज़ीरो आने वाली है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को पता है किसकी वजह से होती है, ड्यू टू चार्ज एलिमेंट। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ज़ीरो है तो मैंने उस रीजन में कोई चार्ज भी नहीं रखा हुआ, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो एंड देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड दैट रीजन। दोनों ऑप्शन आपके जो हैं करेक्ट हैं। ईजी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद आपने नॉर्मल सिर्फ कंसेप्ट यूज़ करा है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, हमें यूनिट्स पूछी गई हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की और उनकी यूनिट्स के साथ हमको मैच करवाना है। पहली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस होने की वजह से ए को आप किसके साथ मैच करेंगे, 2 के साथ। देन आता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब परमिटिविटी आपको पता होना चाहिए, हमने फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज K(Q1Q2)/r², जहाँ पर के को हम क्या लिखते थे, दैट इज़ 1/4πε0 इंटू, यहाँ पे मैं कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ, और फोर्स की होती थी न्यूटन। राइट, 4π को मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वो यूनिटलेस ही है, तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/n कूलम स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स बी की आपकी कौन सी ऑप्शन जा रही है, दैट इज़ फोर्थ। और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मुझे ऑलरेडी पता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा,
दैट इज़ कितना वर्क मैंने एक यूनिट चार्ज को फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट ले जाने में करा है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आई ऑलरेडी नो, अभी जस्ट हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, माइनस डी वी बाई डी आर, दैट विल बी वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पर क्या था, जूल पर कूलम। सो अगर आप ऑप्शंस मैच करेंगे आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, दैट विल बी डी, इजी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपको बोला गया है एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर जिसको मैंने ऑयल में इमर्स कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। तो फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगी, फील्ड मतलब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब सबसे पहले आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़ अ फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये फॉर्मूला सारे पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इसलिए मैं इनको हाईलाइट करके चल रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे पता है कि अगर मैं कोई भी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो ये जो मेरा ई है ये के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। और ये तो आपका क्या होता है, दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट, जिस के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे ये पता है कि सी का मेरा डायरेक्टली रिलेशन है के साथ, और के वॉज 2। इसका मतलब जो मेरी कैपेसिटेंस होने वाली है वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल मेरी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डबल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस के, राइट, उसने क्वेश्चन में गिवन है। तो अब आपको ध्यान रखना है, आपको पता है क्या इज इक्वल्स टू सी वी मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब चार्ज पे तो मैंने कोई चेंज नहीं करा, क्या वो मेरा सेम है, सो दैट मीन सी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अब अगर आपने कैपेसिटेंस को डबल कर दिया सो दैट मीन्स मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम हाफ, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स आपकी जो फील्ड रहने वाली है, और अब पोटेंशियल मेरे पास आ गया, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है वो पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो होता है। हमने ये फॉर्मूला कितनी बार रिपीट कर लिया। सो दैट मीन्स अगर मुझसे फील्ड पूछी जाए या फिर पोटेंशियल पूछी जाए, दोनों डिक्रीज़ होंगी, और कैसे डिक्रीज़ होंगी, बाय हाफ हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको 3 कैपेसिटर गिवन है इन द आर्म्स ऑफ ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर, जो कि 5 वोल्ट अप्लाई करा गया है बिटवीन ए एंड बी। तो चलो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ ही कर लेता हूँ। लेट्स से कुछ इस तरीके से आपसे पूछा गया है कि आपको वोल्टेज बतानी है बिटवीन बी एंड सी। तो लेट्स से मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये मेरे पास वोल्टेज गिवन थी, और ये मेरे पास कैपेसिटर्स लगे हुए हैं अलग अलग फैरेड के, कुछ इस तरीके से। अब अगेन वही कंसेप्ट, मुझे पता है कि पैरेलल में मेरा पोटेंशियल सेम रहता है। अब ये बात हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिपीट करते हुए आ रहे हैं। तो अगर इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल वो 5 वोल्ट है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट्स ही रहेगा। यहाँ पर भी 5 वोल्ट्स का ही पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है। एंड नाउ आई विल बी यूजिंग क्या इक्वल्स टू सी वी। मुझे पता है सीरीज़ में क्या होगा, क्या वो मेरा क्या मतलब चार्ज मेरा सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि करंट सेम होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन। तो जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c। मतलब जो इनकी कैपेसिटेंस की रेशियो रहने वाली है, जो कि 2:3 है, उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मेरा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। दैट मीन्स क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो 3 वोल्ट का आएगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो 2 वोल्ट का आएगा। ईजी, राइट। अब मुझसे क्या पूछा गया, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन बी एंड सी मुझे बताना है। बी और सी के बीच में मेरा ये लगा हुआ है, दैट इज़ 3 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, दैट इज़ अ 2 वोल्ट। सो माई करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, ईजी वंस। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। आपको बोला गया कि एक 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है टीवी में, जो कि 4000 पोटेंशियल ड्रॉप के साथ सब्जेक्टेड है। द एनर्जी स्टोर ऑफ द कैपेसिटर आपको बतानी है। सबसे पहले आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़ हाफ सी वी स्क्वायर। एंड मुझे पता है क्या वो इक्वल्स टू सी वी होता है,
तो यहीं से फॉर्मूला ड्राइव हुआ एंड इट बिकम्स क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। दिस इज़ माई मेन रिक्वायर्ड फार्मूला, राइट। तो अभी इन्हीं फार्मूलाज को मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे को क्या बोला गया, मेरे को कैपेसिटेंस गिवन है, दैट इज़ 1 माइक्रोफैरड। कितना हो गया, 10⁻⁻⁶। और पोटेंशियल ड्रॉप मेरे पास कितना है, दैट इज़ 4000 वोल्ट। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। सो एनर्जी स्टोर विल बिकम 1/2 × 10⁻⁶, और v मेरे पास आ रहा है 16 × 10⁻⁶। तो यहाँ पर मेरा कितनी आ जाएगी एनर्जी, दैट विल बी 8 जूल्स। ईजी क्वेश्चन, जस्ट आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए जहाँ से आप सेकंड फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको बोला गया है कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटेंस 4 और 6 मिली फैरड दे रखी है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है 500 वोल्ट्स आपने इनकी आउटर प्लेट्स पे लगाया गया है ऑफ द टू कैपेसिटर। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज न्यूमेरिकली आपको बताना है कितना रहने वाला है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से पहले तो सर्किट ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये मैंने सर्किट ड्रॉ कर लिया। दिस इज़ 4 मिली फैरड, दिस इज 6 मिली फैरड। अब मुझे ये बोला गया कि इन प्लेट्स की जो आउटर वाली सरफेस है उनको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करा गया है। तो मतलब कुछ इस तरीके से आपका सर्किट बनेगा, और यहाँ पे कितनी वोल्टेज दी गई है, दैट इज़ 500 वोल्ट्स, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से आपका सर्किट बन गया। अब आप ध्यान से देखिए, आपको बोला गया चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, बट ऑब्वियसली बात है चार्ज सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा दोनों कैपेसिटर्स में, क्योंकि वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि कौन से कैपेसिटर की बात कर रहा है। ईच कैपेसिटर का मतलब हो गया कि दोनों में चार्ज सेम ही रहने वाला है, तो मुझे कुछ इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं नेट सी निकालता हूँ। नेट सी विल बी 1/C नेट विल बी 1/4 + 1/C। आपको पता है कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में जो सर्किट के क्वेश्चंस होते हैं उनके फॉर्मूले सारे रेजिस्टेंस के इन्वर्स होते हैं। दिस विल बिकम 24/10। तो सी नेट मेरा कितना आ रहा है, दैट इज़ 24/10। अब सिंपली क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। चार्ज मुझसे पूछा गया है, ये कितना है 24/10 × 500। तो यहाँ से चार्ज मेरे पास कितना आएगा, दैट इज़ मिली कूलम। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने जो कैपेसिटेंस की वैल्यू ली थी वो मिली में ली थी, इसलिए मेरा आंसर भी जो है वो चार्ज का मिली में ही आया। ऑल्दो मेरे को बेनिफिट ही हुआ क्योंकि मुझे कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 3 कैपेसिटर्स दे रखे हैं ईच, जिनकी EMF 1 मिली फैरड है, जिनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट करा टू दिस कॉम्बिनेशन। एक फोर्थ कैपेसिटर बोला गया जो कि मैंने सीरीज़ में कनेक्ट करा ऑफ द सेम कैपेसिटेंस। तो मतलब ये कुछ इस तरीके से आपका सर्किट बनेगा। राइट। और आपसे रिजल्टेंट EMF पूछी गई है। अगेन वही बेसिक कंसेप्ट, सीरीज़ में आप कैसे निकालोगे, दैट विल बी सी नेट का क्या फॉर्मूला रहेगा। मैं दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको रिकॉल करवा देता हूँ। और पैरेलल में क्या रहने वाला है, पैरेलल में आप डायरेक्टली सी नेट के लिए दोनों की कैपेसिटेंस को ऐड कर देते थे, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले ये सारे पैरेलल में हैं, सो दे विल बिकम 3 × 1, दैट इज़ 3। और फिर ये 3 और 1 जो है दोनों सीरीज़ में लग गए हैं। तो मैं कुछ ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, 1/C नेट विल बी इक्वल्स टू 1/3 + 1/1। तो यहाँ से सी नेट मेरा निकल के आएगा, दैट विल बी 3/4 मिली फैरड। ईजी क्वेश्चन, जस्ट आपको लैंग्वेज को समझना था और उसके बाद सर्किट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए थे, एंड फिर आपका आंसर आ गया। दोनों फॉर्मूलाज को मैंने हाईलाइट कर दिया। ऑल तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, और एग्जामिनर सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस जब भी बनाता है तो वो पहला टारगेट अपना अब कैपेसिटेंस को रखता है, बिकॉज इसको भी पता है कि रेजिस्टेंस के में बहुत ही ईजी क्वेश्चंस बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे मेटल प्लेट के ऊपर चार्जेस गिवन है, अगेन पैरेलल प्लेट को हम ऑल दो पढ़ ही चुके हैं, दैट इज जिनकी कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी हमने अभी जस्ट इंट्रोड्यूस करी थी, एंड क्यू इज इक्वल्स टू सी वी के फॉर्मूलाज भी हमने डिटेल में पढ़ लिए। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ इसको एज अपना होमवर्क ट्राई कीजिए, ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आपको बोला गया कि एक चार्ज मेटेलिकल स्फीयर क्या पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या ग्राफ रहने वाला है। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं दे डू नॉट एंटर इनसाइड द स्फीयर, वो कभी भी स्फीयर के अंदर एंटर नहीं करती। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज़ माइनस डी यू बाई डी एक्स, और अगर मैं इनसाइड के लिए बात करूँ तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। और अगर मेरे किसी चीज़ का डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है, दैट मीन्स वो फिजिकल क्वांटिटी मेरी क्या है, दैट इज़, इसको डी यू की जगह मैं वी से ही रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, दैट विल बी कॉन्स्टेंट, राइट। और जब मैं बाहर जाऊंगा तब मुझे पता है कि मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर वही नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगने वाला है, मतलब पोटेंशियल की डिपेंडेंसी 1/r हो जाएगी, और ये चीज़ आउटसाइड द स्फीयर के लिए वैलिड है, एंड दिस इज फॉर द इनसाइड द स्फीयर। अब बेसिक कंसेप्ट मैंने क्या यूज़ करा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्फीयर के अंदर एंटर नहीं करती, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनसाइड द स्फीयर इज़ ज़ीरो, और क्योंकि वो ज़ीरो होती है इसी वजह से पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट रहता है इनसाइड द स्फीयर। पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इट्स मीन्स जहाँ तक मेरा स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर नहीं होती वहाँ तक मेरा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी, और उसके बाद वो क्या बन जाएगा, कर्व्ड बन जाएगा। कर्व्ड क्यों बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इजी क्वेश्चन, जस्ट यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बी चला जाएगा, यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ, आर विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर। वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर ज़ीरो हो जाएगी, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैरेलल प्लेट पे अगेन बेस्ड है, मल्टीपल टाइम्स पैरेलल प्लेट पे एग्जामिनर टारगेट कर रहा है। उसकी कैपेसिटेंस हमें गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बोला गया कि अगर हम ट्रिपल कर दें और डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दें और कैपेसिटेंस 72 माइक्रोफैरड हो जाए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए कितना रहेगा मीडियम का जो हमने इंट्रोड्यूस करा। अभी जस्ट हम रिसेंटली एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए, दैट इज़ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अब मुझे ये चीज़ गिवन है, दैट इज़ ये 18 माइक्रोफैरड है, राइट। लेट से मैं इसको C1 बोल देता हूँ, दैट इज़ बिफोर मैंने कोई मीडियम को इंट्रोड्यूस करा उसके पहले की बात है। अब लेट से C2 को मैं अभी जो मुझे फाइंड आउट करना है दैट इज़ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी तो था ही, लेकिन उसने क्या बोला, डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो मतलब दिस विल बिकम d इंटू 3, और मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया लेट से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, तो यहाँ पे वैसे वो k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी जो कैपेसिटेंस निकल के आ रही है दैट इज़ इक्वल टू 72 माइक्रोफैरड। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज़ यहाँ से मुझे पता है दैट इज़ 18 माइक्रोफैरड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पूरी क्वांटिटी को मैं 18 माइक्रोफैरड बोल देता हूँ, एंड दिस विल बिकम k बाई 3 इंटू इज इक्वल्स टू 72 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से बड़ी आसानी से मेरा जो k की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 72.6, दैट मीन्स 12। और मैं अभी जस्ट पढ़ के भी आया हूँ कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ये यूनिटलेस रहेगा, इसलिए आप ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे कोई यूनिट्स भी नहीं यूज़ करी हैं। सो 12 इज़ माई करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, आपको बोला गया पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी आपको गिवन है 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक पोटेंशियल उसका इंक्रीज़ करेगा, तो आपसे बोला गया एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आएगा। अब मुझे पता है एनर्जी के दो फार्मूलाज हैं, वन इज़ हाफ CV² एंड सेकंड इज़ Q² अपॉन 2C। अब ध्यान दीजिए, आपको एक कैपेसिटेंस गिवन है और एक पोटेंशियल इंक्रीमेंट गिवन है,
तो बट ऑब्वियसली मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, चार्ज की मेरे पास कोई बात नहीं करी गई तो मैंने वो फॉर्मूला को इग्नोर कर दिया। सो एनर्जी में जो इंक्रीमेंट आएगा दैट विल बी हाफ सी एंड चेंज इन द पोटेंशियल का स्क्वायर, राइट। अब चेंज इन द एनर्जी मुझे या फिर इंक्रीमेंट जो है वो मुझे निकालना है, दैट विल बी हाफ, सी की वैल्यू है 6 माइक्रो फैरेड, और पोटेंशियल में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो वो आपको कितना गिवन हो जाएगा, ये बन गया 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से बस आप जस्ट आपको कैलकुलेट करना है 3/10⁻6 इंटू 300 एंड दिस विल बिकम 9×10⁻⁻4 जूल्स। इजी क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपने कौन सा फॉर्मूला एनर्जी का यूज़ करना है, प्लस उसके बाद चेंज कैसे निकालना है, एक क्वांटिटी जहाँ जो कि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जस्ट उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर आपको गिवन है, चार्ज स्टोर गिवन है, आपसे पूछा गया कैपेसिटेंस निकालिए। इससे इजी क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो आपको मिलने वाला है। क्या इजिकल्स टू सी वी डायरेक्टली मैंने यूज़ करा, चार्ज मुझे पता है, कैपेसिटेंस मुझे निकालनी है, वोल्टेज 10 है तो कैपेसिटेंस विल बी 0.5 फैरेड। इजी वन, आई गेस मोस्ट इजी वन। और यहाँ पे एफ ध्यान में रखिए, एफ आपका फैरेड है, नॉट फैरेडे। फैरेडे जो यूनिट होती है ये बिल्कुल अलग है, ये हम आगे एसी में पढ़ेंगे भी, लेकिन ये जो एफ है कैपेसिटेंस की जो यूनिट है, दिस इज़ फैरेड नॉट फैरेडे। इस चीज़ का ध्यान में रखिए। और इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ का आइडिया हो गया होगा दैट इजी क्वेश्चंस भी आपको सीयूटी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे सीयूटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ही कर रहे हैं। और अगर पीवाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन आया है दैट मीन्स सीयूटी में आपको इजी क्वेश्चंस भी मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। सो इसीलिए इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करा गया था, ताकि आपको ज़्यादा फियर भी नहीं रखना है इस चैप्टर के लिए। ओके, नेक्स्ट चीज़ देखिए, व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज़ ब्रॉट नियर द न्यूट्रल कंडक्टर व्हाट हैपेंस। अब ध्यान से देखिएगा, लेट्स से ये मेरी रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्जड है और ये मेरा एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर ध्यान से देखिए, कंडक्टर मेरे को बोला गया न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हैं, दैट्स इट। तो जब मैं इस रॉड को, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस स्फीयर के पास लेके आऊँगा या फिर इस कंडक्टर के पास लेके आऊँगा, तो जस्ट क्या होगा, ओनली चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन मतलब अब इस कंडक्टर के ऊपर ऑल दो चार्ज तो है, लेकिन वो जितना चार्ज नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जैसे ही मैं इस रॉड को लेके आऊँगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज सारा मेरा एक साइड पे भाग जाएगा और पॉजिटिव चार्ज मेरा दूसरी साइड पे रह जाएगा। अब क्या इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिव चार्ज मेरा कंडक्टर से निकल गया? बिल्कुल भी नहीं। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्फीयर के ऊपर ही है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये भी स्फीयर के ऊपर ही है। जस्ट क्या हुआ है, ध्यान में जो रखने वाली बात है, ओनली चार्ज आपका सेपरेट हुआ है। चार्ज सिर्फ आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ, चार्ज की ट्रांसफ़र नहीं हुई। इस चीज़ का ध्यान में रखिए, चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ, चार्ज कंडक्टर से निकल के कहीं और नहीं चला गया। क्योंकि ऑल्दो आपने क्योंकि किसी दो बॉडीज़ का कांटेक्ट भी नहीं करवाया, आपको पता होना चाहिए कि चार्ज ट्रांसफ़र करवाने के लिए उन दो बॉडीज़ का कांटेक्ट होना ज़रूरी है। आप कांटेक्ट नहीं करा आपने। क्वेश्चन में आपको बोला गया कि बॉट नियर, बॉट नियर मतलब सिर्फ पास में लेके आए हैं। सो दैट मीन्स क्या कंडक्टर स्टिल रिमेन्स द न्यूट्रल? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी भी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो उतने ही है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर मूव अवे फ्रॉम द रॉड, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर मूव टूवर्ड्स द रॉड, बिल्कुल ठीक बात है। जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रॉड की तरफ आ गए हैं, क्यों? क्योंकि रॉड मेरी जो है वो पॉजिटिवली चार्जड है। प्रोटॉन्स इन द कंडक्टर मूव टूवर्ड्स द रॉड, नहीं, कभी भी नहीं। प्रोटॉन्स का तो कभी मूवमेंट होता ही नहीं है। एंड ये आपका मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन था, जिसमें ए एंड सी दोनों आपकी सही स्टेटमेंट्स हैं, इजी वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, जितने भी सारे आपको फार्मूलाज हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। कैपेसिटेंस का ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी,
क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, एनर्जी का दैट इज़ हाफ सी वी स्क्वायर। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई भी आपको नया फार्मूला मिलने वाला है। बाकी सारे फार्मूलाज इन्हीं फार्मूला से ट्विस्ट करे गए हैं। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ इनको ट्राई कीजिए एज अपना होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने फिर सर्किट एनालिसिस पे ले लिया है, क्योंकि मोस्ट कॉमन टॉपिक जो है यहाँ से वो सर्किट एनालिसिस से ही बनता है। आपको बोला गया है कि एक सर्किट में 4 कैपेसिटर्स लगे हैं जिनकी ईच कैपेसिटी जो है वो 3 मिली फैरड है। उनको हमने कुछ इस तरीके से अरेंज करा है। आपको बोले रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालनी है बिटवीन ए एंड बी एंड बिटवीन ए एंड सी। क्या रेशियो निकल के आने वाली है? अगर मैं पहले बात करूँ दैट इज़ बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी में ध्यान से समझिएगा। एक मेरे पास 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगेगा और ये सारे मेरे जो हैं वो सीरीज़ में लग जाएंगे। तो जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मैं इसको वहीं पर ड्रा करता हूँ। बिटवीन ए एंड बी क्या होगा मेरे पास, एक 3 वाला रहेगा और दूसरा 1 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 ये 3 कैपेसिटर जो हैं सीरीज़ में लगे हैं और ये मैंने कैसे निकाला 3/3 करके। एंड दिस इज़ माई पॉइंट ए एंड बी। और अब अगर आप ध्यान पे देखेंगे तो अब 3 और 1 जो है मेरे पैरेलल में हो गए, तो अभी मैं डायरेक्टली ऐड करूँगा। सो द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी मेरी कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 4 दोनों को ऐड करने पे, राइट, द इजी वन। नेक्स्ट आप ध्यान से देखिए, आपको बोला ए और सी के बीच में निकालिए। अब ए और सी के बीच में मुझे पता है कि मेरे पास 2 सर्किट्स बनेंगे, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, राइट। और दोनों में क्या लगे, 3 माइक्रोफैरड के जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज़ में लगे हैं। दैट इज़ एक हो गया 3/2 एंड दूसरा आपका हो जाएगा 3/2। ये मेरा ए और सी के बीच में लगा है और सीरीज़ में मैं अगेन क्या कर दूंगा 3/2 + 3/2। ये आपका सी ए सी के बीच में आ जाएगा, दैट विल बी 3। और इन्हीं दोनों की हमसे रेशियोज पूछी गई थी, इनको मैं जस्ट डिवाइड कर दूंगा, सो माई करेक्ट ऑप्शन विल बिकम 4:3। इजी क्वेश्चन, जस्ट आपको ध्यान से एनालिसिस करनी थी इसकी। नेक्स्ट देखिए, आपको बोला गया कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन, द पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट इन। आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा पोटेंशियल, जब भी मैं बोलता हूँ कि कांस्टेंट है, जब भी मैं बोलता हूँ पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट है, दैट मीन्स मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात कर रहा हूँ। इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है। इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल, मतलब सेम पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। और जो मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज़ का मुझे ध्यान में रखना है, जो कि मेरा बेस बनने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मेरा ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर में हमने करी भी थी। अब लेट्स से अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में ये सारी डायरेक्शंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। या फिर वो डायरेक्शन जो इनवर्ड्स द प्लेन जा रही है या आउटवर्ड्स द प्लेन आ रही है, वो सारी डायरेक्शंस क्या रहने वाली हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहने वाली हैं। और उन सभी डायरेक्शंस को मैं क्या बोलूँगा, दैट इज़ गोइंग टू बी दी परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस दे विल बी दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ध्यान से देखिए, आपको बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरी जेड डायरेक्शन में है। जेड डायरेक्शन मतलब अब आपको पता है एक्स आपका वाई के परपेंडिकुलर होता है और ये दोनों जेड के परपेंडिकुलर होता है। और अगर ई मेरा जेड डायरेक्शन में है, दैट मीन्स एक्स और वाई दोनों मेरे किस में रहने वाले हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस में। और एक्स और वाई के बीच में भी अगर कोई चीज़ रहेगी वो भी तो जेड के परपेंडिकुलर ही रहने वाली है, राइट। सो दैट मीन्स माई करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। सिंपल नॉर्मल आपको कंसेप्ट ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली जो सरफेस होता है दैट इज़ नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और वो हमें पता है एक्स वाई प्लेन में हो या फिर एक्स में हो या फिर वाई में हो, उस बेस पे मैं उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। नाउ
मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द करेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, अभी जस्ट मैं आपको बता के आया हूँ, दैट इज परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट आपको ये देखना है कि कौन सी डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली आ रही है, तो आप वहाँ से इक्विपोटेंशियल सरफेस को जज कर पाएंगे। इजी क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको जस्ट डायरेक्शंस का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगेन मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, इसीलिए आप ध्यान से देखिए, कभी आपको फिगर की फॉर्मेट में, कभी स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है। और अभी जस्ट हम डिस्कस करके आए हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बतानी है। इट इज़ द सरफेस ओवर विच द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया इक्वी और पोटेंशियल, नाम से ही मतलब पता लग रहा है, इक्वी मीन्स इक्वल एंड पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल मतलब सेम, पोटेंशियल मतलब सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। अभी जस्ट हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, या फिर आप, अगर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस के, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल सही बात है। इज द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट डिग्रीज ऑफ द पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ स्टेटमेंट आपके लिए माइट भी नहीं हो सकती है, मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल जो होता है आपका ऑलवेज डिक्रीजेस in the direction of electric field। ये चीज़ हम ऑलरेडी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हमने डिस्कस करी थी, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी कर रहे थे, हमने उसके बेस पे क्वेश्चंस भी करे थे बहुत सारे। तो ये फोर्थ जो ऑप्शन है, ये मैंने एक बार आपको रिकॉल करवा दिया, ऑल्दो इसका इक्विपोटेंशियल के साथ कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन में आपको गिवन थी, इसलिए मैंने आपको जस्ट रिकॉल करवा दिया एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको बोला गया है कि एक मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस ऑफ स्फीयर जो है वो 2 मीटर्स का है, तो आपको कैपेसिटेंस बताना है। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय, C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय R, राइट, सॉरी, C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये मैंने आपको बोला था, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, बट दिस फॉर्मूला वाज फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखिए, आपको क्या बोला गया, आपको स्फीयर गिवन है, तो स्फीयर के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव करा हुआ है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है। तो बात आती है फिर स्फीयर के लिए क्या है, स्फीयर के लिए आपका फॉर्मूला लगता है, दैट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। इम्पॉर्टेंट फार्मूला, मल्टीपल टाइम्स यूज फार्मूला, इवन जो जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो इसी फार्मूला से हम स्टार्ट करते हैं, जब हम अर्थ के कैपेसिटी की बात कर रहे होते हैं। दिस इज गोइंग टू बी योर कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, ध्यान में रखिए। अब मेरे को बोला गया कि मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस जो है स्फीयर का वो 2 मीटर है। अब सर्कमफ्रेंस तो मुझे पता है कि जो स्फीयर होता है वो सर्कल की शेप में ही होता है, तो मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस मतलब मेरे को 2 पाई R की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 2। तो सिंपली मैं यहाँ से वैल्यूज़ को रिट्रेस करता हूँ, दैट विल बिकम 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेम ही तो बात है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R का प्रोडक्ट है, मैंने जस्ट न्यूमेरिक्स को मैंने रीअरेंज करा है। अब इसकी वैल्यू मुझे 2 गिवन है, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और मेरे को ये भी गिवन है कि डाइलेक्ट्रिक ऑफ वाटर मैंने इंट्रोड्यूस करा था ऑफ 81, तो मतलब मैं इंटू के भी करूँगा यहाँ पर, सो दैट विल बिकम, के की मैं यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ 81, सो दैट विल बिकम 324 इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। और एप्सिलॉन नॉट की मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट इज़ 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इम्पॉर्टेंट। और ये सेम वैल्यू हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में डिस्कस करी थी, आपको ये याद होना चाहिए।
तो जैसे आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ 286 पिको फैरेड। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे रिलेशन भी बता देता हूँ एक बारी। 1 पिको फैरेड जो होता है आपका 10⁻⁻12 फैरेड के बराबर होता है। पता होना चाहिए आपको। कई बार एग्जामिनर आपको दे देगा, कई बार नहीं भी देगा, बट आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, वही चार्ज आपको गिवन है, एंगल एंड एक्सिस दे रखी है, आपको वर्क के सारे फार्मूला सब मैंने रिकॉल करवा रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला du/dx मैंने आपको रिकॉल करवा रखा है। इनफैक्ट नेगेटिव साइन का मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता रखा है। इजी क्वेश्चन, प्लीज़ ट्राई दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इज द यूनिट चार्ज मूव्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप देख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना हाईलाइटेड टॉपिक है इस चैप्टर का। मल्टीपल टाइम्स यहाँ से क्वेश्चंस आपको CUT में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए बार बार हम इस क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं। और मैंने आपको बता रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब पोटेंशियल सेम पोटेंशियल मतलब नो चेंज नहीं हो रहा मेरा पोटेंशियल, राइट। फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, दैट मीन्स जो पोटेंशियल मेरा A पे है वही पोटेंशियल मेरा B पर है। और अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब इन दोनों में जो चेंज आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 0, और वही मेरे को बताना था। सो माई करेक्ट ऑप्शन विल बी B। एंड आई गेस अगर ये क्वेश्चन किसी को ये कंसेप्ट नहीं पता इक्विपोटेंशियल का, और अगर आप मीनिंग से भी चलेंगे ना, इक्वी मतलब सेम, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल सेम रहने वाला है सरफेस में, तो अगर सेम रहने वाला है दैट मीन्स उनके बीच का डिफरेंस 0 रहेगा। तो अगर आप नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज से भी चलेंगे तो भी आपका आंसर आ जाना था। ऑल्दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट X एंड Y। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट चैप्टर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था, दैट वाज द व्हीटस्टोन ब्रिज, उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको एक बार जाके देख लीजिए, वहाँ पे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को बहुत डिटेल में इंट्रोड्यूस करा था। अब सबसे पहले तो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सर्किट अभी दिख रहा है। सो दिस विल बी A, दिस विल बी C, और यहाँ पे मुझे को 6 गिवन है, यहाँ पर भी 6, एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी माई B, और यहाँ पर भी ये D है और ये भी 6 गिवन है, और बीच में एक कैपेसिटेंस मेरे पास लगा हुआ है 20 का, और ये भी 6 है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने जस्ट कुछ नहीं करा, एक सर्किट को रीड्रॉ करा है अभी तक, कुछ नया हमने इंट्रोड्यूस भी नहीं करा, राइट। और आप पॉइंट्स देख सकते हैं, A और C के बीच में एक लगा हुआ है 6 वाला, ये रहा वो। एक A और B के बीच में लगा हुआ है 6 वाला, वो ये रहा। एक लगा हुआ है B और D के बीच में 6 वाला, वो ये रहा। और एक लगा हुआ है C और D के बीच में 6 वाला, वो ये रहा। और एक अगर आप ध्यान से देखेंगे C और B के बीच में भी आपका लगा हुआ, दैट इज़ दिस वन, C और B के बीच में 20 माइक्रोफैरेड वाला लगा हुआ कैपेसिटर 20। तो मैंने जस्ट अभी तक कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ सर्किट को रीअरेंज करा है। तो अगर आप रिकॉल करेंगे लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था एक कंसेप्ट, दैट वाज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज से भी मैं ज़्यादा बेटर है इसको बोलूँ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या थी कि अगर दिस रजिस्टर अपॉन दिस रजिस्टर की रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर आ रही है, दैट इज़ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये चीज़ यहाँ पर भी वैलिड है, 6/6 इज इक्वल टू 6/6। तो मतलब जो यहाँ पे मेरे को व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है वो बैलेंस तो है, तो बैलेंस्ड है। तो अगर वो बैलेंस्ड है तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, जो मेरा पोटेंशियल रहने वाला है वो C और B के बीच में पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये दोनों अगर इक्वी पोटेंशियल मिल गए, मतलब इस वायर में जो ये वाली मेरी वायर है इसमें कोई भी करंट फ्लो ही नहीं करेगा, नो करंट। तो अब अगर इस वायर में कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो मैं इसको निगलेक्ट कर देता हूँ, इसका मैं यहाँ से कनेक्शन ही ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा। क्यों नहीं फ्लो कर रहा? क्योंकि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है।
और करंट हमेशा अपने हायर टू लोअर पोटेंशियल जाने की कोशिश करता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो हाई लो की कोई बात ही नहीं हो रही। दैट मीन्स इस वायर को इग्नोर करने के बाद मेरे पास सर्किट सिर्फ ये रह गया, जहाँ पे ये दो सिक्स के कैपेसिटर मेरे सीरीज़ में लगे हैं ये दोनों, और इन दोनों का जो सर्किट है वो पैरेलल लगा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, लेट से अगर ये ए पॉइंट है तो ऊपर मेरे पास जो कैपेसिटर बनेगा दैट विल बी 6 और 6 जो जब सीरीज़ में लगेंगे दैट विल बिकम 6/2 दैट इज़ 3, और जब ये नीचे बनेंगे दैट विल ऑल्सो बिकम 3, और यहाँ पर मेरे को डी गिवन है। तो अब अगर ध्यान से आप देखेंगे ये दोनों पैरेलल में आए, पैरेलल में आने से इन दोनों के बीच में दैट इज़ एक्स और वाई, या फिर एक्स और वाई बोल लीजिए या फिर ए और डी बोल लेते हैं हम लोग, एक ही बात है क्योंकि ए जो पॉइंट है वो एक्स है और डी पॉइंट भी मेरा वाई ही है। सो दैट विल बिकम 3 + 3, क्यों? क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में मैं कैपेसिटेंस को ऐड करता हूँ, दैट विल बिकम 6 माइक्रोफैरड। सो माई करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। And with this, we are done with our chapter that is electric potential and capacitance. The most important chapter है, ज़्यादा वेटेज नहीं कैरी करता, लेकिन हमने फिर भी जो सबसे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस थे उनको हमने ख़त्म कर लिया, कैटर कर लिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको जो CUT 2026 में आने वाले क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से, वो इन्हीं टॉपिक्स पे, इन्हीं टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। For further updates and for further lectures, I would suggest you to please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon for further updates. And for these notes and the future notifications, you can follow us on Instagram, Telegram and WhatsApp. WhatsApp चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे इस पूरे लेक्चर के हमने नोट्स जो अपलोडेड कर रखे हैं। विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ऑल।